नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा चौथा लेसन है वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं देखो, हम अपने चारों ओर अपने घर में अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, देखो नाम की आवश्यकता नहीं है, हमारे चारों तरफ, हमारे घर में, स्कूल में, हर जगह हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। और हम अभी ये भी जानते हैं कि अलग अलग वस्तुएं हैं, उनका आकार अलग अलग है। ठीक है, और कई वस्तुएं ऐसी हैं जो एक ही प्रकार के पदार्थों से बनती है, और कई वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनको अलग प्रकार के पदार्थों से बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ हमें इस चित्र के अंदर भी अनेक प्रकार की वस्तुएं दे रखी है जिनको अलग अलग सामग्री से बनाया गया है। यहाँ कुछ कांच से बनी हैं, कुछ धातु से बनी हैं, कुछ प्लास्टिक से बनी हैं, कुछ कपड़े से भी बनी है। कहने का मतलब अलग अलग चीज़ों से ये वस्तुएं बनी हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से बनी वस्तुएं हम अपने चारों तरफ देखते हैं। इसी प्रकार अपन ये देखें कि क्या कोई वस्तु अलग अलग पदार्थों से भी बन सकती है। देखिए, ऐसा संभव है। हम लें कुर्सी को, कुर्सी है वो हम चाहे लोहे से बना लें, चाहे प्लास्टिक से बना लें, और चाहे तो हम लकड़ी से बना लें। कहने का मतलब है कि हम एक वस्तु को अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बना सकते हैं। तो क्या कोई एक पदार्थ है वो भी कई वस्तुओं का निर्माण कर सकता है? बिल्कुल। धातु है, उससे हम कई सामग्री बना सकते हैं। लकड़ी से भी हम कई प्रकार की सामग्रियां बना सकते हैं। और आज तो प्लास्टिक इस प्रकार हो गया, हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, क्योंकि हर सामग्री हम किससे बना रहे हैं? प्लास्टिक से बना रहे हैं। हालांकि प्लास्टिक है वो हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है, और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में सबसे ज़्यादा वजह अगर कोई बन रहा है तो वो प्लास्टिक बन रहा है। और पॉलीथीन की थैलियाँ, ये हमारी धरती को बेहद नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन यहाँ हम बात करें कि ये जो वस्तुएं बनी हुई है वो किससे बनी है। ठीक है, और कुछ वस्तुएं अलग अलग चीज़ों से बनती है। यहाँ हमें सारणी दे रखी है। जैसे इस सारणी में देखें, प्लेट है, इस्पात से बनती है, कांच से बनती है, प्लास्टिक से बनती है। पेन की बात करें तो प्लास्टिक से भी बन रहा है और धातु से भी बनाया जा रहा है। और इस तरफ विभिन्न वस्तुएं जो एक ही चीज़ से बनी है। लकड़ी की अगर बात करें, कुर्सी, मेज़, हल, बैलगाड़ी, पहिए और भी बहुत सी सामग्री हमारे घरों के अंदर लकड़ी से बनी मिल जाएगी। इसी प्रकार कागज़ से देखें तो पुस्तकें हैं, नोटबुक है, समाचार पत्र है, खिलौने हैं, कैलेंडर है, ये सब किससे बने हुए हैं? ये सब कागज़ से हैं। चमड़े की बात करें तो हमारे घर के अंदर हम देख सकते हैं, हमारे जूते हैं, बेल्ट है, पर्स है, वो किससे बने हैं? चमड़े से। प्लास्टिक में बात कर चुके हैं कि आज हर चीज़ प्लास्टिक की आ रही है, मेज़, कुर्सी, टेबल, डिब्बे, खिलौने। ठीक है, वहीं रुई है तो रज़ाई, गद्दे, तकिए आदि भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सामग्री बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कोई वस्तु ऐसी होती है जो केवल एक ही पदार्थ से बनती है, और कोई पदार्थ ऐसा होता है जो अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने के काम आ सकता है। तो ये सब कैसे होता है? यानी कोई वस्तु किस प्रकार अलग अलग पदार्थों को बना सकती है। ठीक है, या कोई पदार्थ है वो अलग अलग वस्तु को बनाने में काम आ जाए, या कोई पदार्थ केवल एक ही वस्तु बना पाए, ये सब उसके गुणों के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे वस्तुओं में अलग अलग गुण। ठीक है, जैसे देखिए, हमें यदि गिलास बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है? गिलास। हम जानते हैं कि द्रव्यों को रखने के लिए गिलास का इस्तेमाल होता है। तो हम गिलास बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कांच का इस्तेमाल कर सकते हैं, धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कपड़ा है वो द्रव्यों को नहीं रख पाता। ठीक है, यानी
धर्म को रोकने वाला हमें पात्र चाहिए, वो गुण कपड़े के अंदर नहीं है, इसलिए हम उसको कपड़े से नहीं बना सकते। तो कोई सामग्री उसके गुण के आधार पर बनाई जाती है, यानी कोई पदार्थ है उसका चयन उसके गुण के आधार पर करते हैं, उसी के आधार पर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब दिखावट की हम बात करें कि वस्तु दिखती है, वो भी उसका एक गुण है। पदार्थ हम देखते हैं वो प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी और लोहे को एक दूसरे से अलग अपन आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोहा एक धातु है जबकि लकड़ी कोई धातु नहीं है। और लकड़ी है जब उसको काटा जाता है, छीला जाता है या रगड़ा जाता है तो उसमें किसी प्रकार की चमक हमें दिखाई नहीं देती। वहीं जब हम किसी धातु है, चाहे वो लोहा हो चाहे वो एल्युमिनियम हो, उसको किसी रेजमाल से रगड़ें तो उसमें चमक दिखाई दे जाती है। इसके अलावा उसे काटें तो भी उसमें हमें चमकीला पृष्ठ दिखाई देता है। इसका मतलब दिखावट में कुछ पदार्थ है वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, और कुछ पदार्थों में चमक नहीं होती। चमक के लिए यहाँ अपने लिए इस्तेमाल किया गया है द्युति, यानी कुछ पदार्थ द्युतिवान है और कुछ पदार्थ द्युतिहीन है, यानी चमकीले और चमक रहित है। ठीक है, हम उनको रेगमाल से रगड़ के देख सकते हैं कि वो द्युतिवान है या नहीं। तो पदार्थ जिसमें देखो द्युति होती है वे प्राय धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब क्या है, धातुएं हैं और इनमें चमक होती है। कई बार क्या है, धातुएं किसी कारण से अपनी चमक खो देती हैं। तो ये जो कारण क्या है वो है वायु और नमी। तो वायु और नमी से धातुएं क्रिया करती है और अपनी चमक खो देती है। इसलिए हम ताज़ा कटे हुए पृष्ठ पर या रेगमाल से रगड़ कर ही हम उसकी चमक को देख पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ वस्तुएं प्रकृति में चमकीली हैं और कुछ चमक रहित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनको, इस वस्तु को दिखावट के आधार पर अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है, दूसरी है कठोरता। अनेक वस्तुएं प्रकृति में इस प्रकार की हैं जिनको हम आसानी से तोड़ मरोड़ खरोंच नहीं सकते। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जिनको हम आसानी से तोड़ मरोड़ खरोंच नहीं सकते हैं वो तो कहलाते हैं कठोर। ठीक है, जबकि जिनको आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, खरोंचा जा सकता है, वो कहलाते हैं कोमल। तो इस प्रकार कठोरता के आधार पर भी पदार्थ दो प्रकार के हैं, कोमल और कठोर। ठीक है, रुई है, स्पंज है, उनको हम किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ खरोंच सकते हैं तो वो कोमल है। वहीं लकड़ी है तो वो क्या हो जाएगी, कठोर होगी, हम ऐसे आसानी से हम उसको नहीं तोड़ मरोड़ सकते। तो कुछ पदार्थ क्या हो गए, कठोरता के आधार पर पदार्थ कठोर और कोमल के रूप में भी बांटे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास दिया गया है विलेय अथवा अविलेय। देखिए, कुछ पदार्थ जल के अंदर घुल जाते हैं। जो पदार्थ जल के अंदर घुल जाते हैं वो विलेय कहलाते हैं, और जो जल के अंदर नहीं घुलते वो अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, चीनी, नमक, चौंक पाउडर, बालू रेत, लकड़ी का बुरादा, ये कुछ चीज़ें दी गई है। हम जानते हैं कि चीनी है वो हम पानी में अक्सर घोलते रहते हैं, इसका मतलब चीनी है वो पानी के अंदर घुल सकती है तो वो विलेय पदार्थ है। इसी प्रकार नमक भी हम घोलते रहते हैं तो नमक है वो भी क्या है, विलेय पदार्थ है। लेकिन वहीं चौक पाउडर, बालू रेत, लकड़ी का बुरादा, ये पानी के अंदर नहीं मिलते, इसका मतलब ये अविलेय पदार्थ है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, अविलेय। तो जो सामग्री जल के अंदर मिल जाए, घुल जाए, वो विलेय है, और जो न घुले वो क्या होती है, वो अविलेय कहलाती है। ठीक है, नीचे अपने को इस सारणी में दे रखी है जिनमें नमक और चीनी तो घुल जाएंगे और बाकी पदार्थ है वो जल के अंदर विलेय नहीं होंगे। तो पदार्थों को विलेय और अविलेयता के आधार पर भी दो भागों के अंदर बांटा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जल है वो एक अच्छा विलायक है और कई पदार्थों को विलीन करता है, और इसीलिए हमारे शरीर के कार्यों को करने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों कि वो एक अच्छा विलायक और बहुत सी सामग्री को अपने अंदर विलय कर लेता है। यहाँ अपने को दे रखा है क्रियाकलाप 5 कि सिरका
नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, ये इकट्ठे कीजिए। अब अपने को इकट्ठा करके द्रव मिलाएं, विलोडित करें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाएंगे और कुछ द्रव नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे सिरका है, पहला हमें क्या दे रखा है, सिरका। यदि सिरका हम जल के अंदर मिलाएं तो पूरी तरीके से मिल जाएगा। इसी प्रकार जल के अंदर नींबू का रस मिलाएंगे, पूरी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन वहीं हम सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन आदि यदि जल के अंदर मिलाएं तो ये पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जल की सतह के ऊपर आ जाएंगे क्योंकि जल से हल्के होंगे। इस प्रकार विलेय अविलेय को छांटा जा सकता है। यानी ठोस पदार्थ के रूप में अपन नमक चीनी की बात करें तो उनको द्रव में घोला जा सकता है। इसी प्रकार द्रव की बात करें तो नींबू का रस है, वो द्रव है लेकिन वो द्रव के अंदर घुलता है। ठीक है, यानी द्रव में ठोस भी घुल गया, द्रव में द्रव भी घुल गया। अब द्रव में गैस की बात करें, क्या गैसें भी द्रव के अंदर घुल सकती हैं? बिल्कुल। देखिए कुछ गैसें जल के अंदर विलय, सारी नहीं मिलती लेकिन कुछ गैसें जल के अंदर विलय हैं। ठीक है, सामान्य जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। जैसे उदाहरण के लिए अपन लें तो ऑक्सीजन गैस है, वो जल के अंदर विलय होती है। और जल में रहने वाले जो जंतु है, पादप है, वो जल के अंदर घुली हुई इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यानी कहने का मतलब है जल के अंदर ठोस, द्रव और गैस अनेक पदार्थ मिश्रित हैं। यानी सारे ठोस द्रव्य गैस नहीं मिलते, कुछ मिलते, कुछ नहीं मिलते। कहने का मतलब है जल एक बहुत ही अच्छा विलायक है। नेक्स्ट है वस्तुएं जल में तैर सकती हैं या डूब सकती हैं। एक और गुण हमें देखने को मिल रहा है वस्तुओं के तैरने या डूबने का। देखो वस्तु है वो तैरने डूबने की जहाँ तक बात है, यदि जल है उसका घनत्व उसमें तैराई गई वस्तु से अधिक है तो वस्तु तैरेगी। यानी जल का घनत्व अधिक होना चाहिए, किससे? उस वस्तु से जो जल में तैर रही है। अगर उस तैरने वाली वस्तु का घनत्व अधिक है तो वो डूब जाएगी। ठीक है, जैसे हम बात करें कि सूखी पत्ती है, वो पानी में फेंकी जाती है तो वो ऊपर तैरती रहती है। इसी प्रकार कागज़ का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो द्रव्य के ऊपर तैरते रहते। क्यों? कि इन सब तैरने वाली वस्तुओं का घनत्व जल से घनत्व से कम होता है। लेकिन वहीं हम उसी पानी के अंदर सुई डाल दें या हम कील डाल दें तो ये डूब जाएंगे। क्यों? कि इन चीज़ों का घनत्व है वो जल के घनत्व से ज़्यादा है। ठीक है, तो कंकड़ अपन पानी में फेंकते हैं तो वो डूब जाता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। तो द्रव के अंदर जिस प्रकार हम पानी के अंदर वस्तुओं को तैर रहे हैं, डुबा रहे हैं, वहीं अपन बात करें तेल की, क्या तेल में भी पदार्थ है? चूंकि पानी द्रव है, तेल भी द्रव है, तो इस द्रव में क्या कुछ पदार्थ है वो तैरते हैं। देखिए तो तेल की जहाँ तक अपन बात करें तो ध्यान रखें कि तेल जैसी चीज़ के अंदर बहुत कम सामग्री ऐसी है जो तैर सकती है। हाँ, बहुत हल्की वस्तु जैसे बाल है, वो बाल तेल के अंदर तैर सकता है। इसी प्रकार गुब्बारा, ठीक है, वो भी पानी इसमें तेल के अंदर तैर सकता है। बाकी वस्तुएं लगभग वस्तुएं तेल के अंदर नहीं तैरेंगी क्योंकि उन वस्तुओं का घनत्व तेल से ज़्यादा होता है लगभग वस्तुओं का, इसलिए वो नहीं तैरती, वो उनके अंदर डूब जाती है। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा ले, कागज़ ले तो ये पानी में बेशक तैरेंगे लेकिन तैर में ये डूब जाएंगे क्योंकि तेल का घनत्व है वो इन तैरने वाली वस्तुओं से कम होता है। पारदर्शिता, एक और गुण वस्तुओं का देख रहे हैं, पारदर्शिता। देखिए जिस वस्तु के आर पार बिल्कुल साफ साफ देखा जा सके वो वस्तु पारदर्शी कहलाती है। जैसे कांच है, जल है, वायु है, कुछ प्लास्टिक है, ठीक है, ये पारदर्शी होते हैं। ठीक है,
जबकि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वो अपारदर्शी कहलाती है। यानी जिनके आर पार बिल्कुल साफ दिखेगा वो है पारदर्शी, जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता वो है अपारदर्शी। ठीक है, जैसे लकड़ी, गत्ता, ये क्या है, अपारदर्शी है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आर पार बिल्कुल साफ तो दिखाई नहीं देता लेकिन धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, वो होती हैं पारभासी वस्तुएं। ठीक है, जैसे चिकना कागज हुआ, चुन्नी हुई, कपड़ा हुआ, घिसा हुआ कांच हुआ, ये क्या है, पारभासी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पारदर्शिता के आधार पर वस्तु पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होती है। ठीक है, और इनका अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम पारदर्शी की बात करें तो पारदर्शी जो वस्तुएं हैं, दुकान को लेकर हम देखें तो अलग अलग दुकानों के अंदर ग्लास लगा के सामान को रखा जाता है। इसी प्रकार डिब्बों के अंदर भी सामग्री रखी जाती है। ये डिब्बे पारदर्शी होते हैं, कांच या प्लास्टिक के, जिनमें से आर पार साफ दिखाई देता है और दुकान में ये रखे होते हैं तो दुकानदार को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार पारदर्शी वस्तुओं का अपना इस्तेमाल है। अब इसी प्रकार दरवाजे हैं, दीवारें हैं, अपारदर्शी होती है ताकि भीतर के दृश्य को देखा न जा सके। ठीक है, इसी प्रकार पारभासी वस्तुएं वे होती है जिनके आर पार बिल्कुल साफ तो नहीं दिखता लेकिन धुंधला धुंधला सा देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार पारदर्शिता के आधार पर भी वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती है। अब बात उठती है कि हमें इन वस्तुओं के समूह की आवश्यकता ही क्यों है। देखिए, वस्तुओं को समूह में रखने से हमें उनको पहचानने में सुविधा रहती है। ठीक है, साथ ही साथ उनका उपयोग कैसे होगा ये भी हमें सुविधा रहती है। गुणों के आधार पर उनका अध्ययन किया जा सकता है, उसके लिए भी समूह बनाने में सुविधा रहती है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, वस्तुओं का समूह बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक दुकानदार है, वो पारदर्शी पदार्थों के अंदर या सामग्री के अंदर कुछ वस्तुएं रखता है। जैसे टॉफियों के डिब्बे वो एक तरफ रखेगा। ठीक है, दाल अलग अलग प्रकार के अलग डिब्बों में, पारदर्शी डिब्बों में रखेगा। इसी प्रकार वो तेल के डिब्बे अलग रखता है। कहने का मतलब है उसको बिस्कुट के अलग पैकेट रखे होते हैं, उसको पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, वो उनके समूह के हिसाब से रखता है। ये नहीं है कि कहीं टॉफ़ी रख दी, कहीं बिस्किट रख दिया, कहीं तेल रख दिया, ये ऐसा नहीं होता। वो समूह बना कर रखता है ताकि उसको उठाने में, पहचानने में आसानी हो। ठीक है, इसलिए वस्तुओं के समूह बनाने का काम हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी कार्यकारी है, उपयोगी है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन वस्तुओं के समूह बनाना। अब हम इसके देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न यह है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताओ। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, हम अपने घर में, स्कूल में देख के भी इसी वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। खिलौना, कुर्सी, दरवाज़ा, मेज़, अलमारी और भी बहुत सी सामग्री है वो लकड़ी से बनी मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन करो। हमें यहाँ कुछ नाम दिए गए, उसमें हमें चमकदार पदार्थों को छांटना है। पहला नाम है कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। हमें पता है कि कांच की प्याली है वो चमकीली है और स्टील का चम्मच है वो चमकीला, बाकी कोई पदार्थ चमकीला नहीं है। तीसरा प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को वस्तु दे रखी है पुस्तक। देखिए, पुस्तक किससे बनाई जाती है, पुस्तक कागज़ से बनाई जा सकती है। ठीक है, अब बात आती है गिलास। देखो, ग्लास है वो हम किससे बना सकते हैं, कांच से अक्सर गिलास बनाते हैं। वर्तमान में देखिए प्लास्टिक से भी गिलास बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कुर्सी है, कुर्सी की जहाँ तक बात करें, कुर्सी है वो लकड़ी से भी बनती है और कुर्सी प्लास्टिक से भी बनती है। खिलौनों की बात करें, खिलौने अलग अलग वस्तुओं से बनते हैं। खिलौने प्लास्टिक के बना सकते हैं, खिलौने लकड़ी से बना सकते हैं, यहाँ तक कि कांच के भी खिलौने बनाए जा सकते हैं। लेकिन जनरली हम कांच से खिलौने नहीं बनाते कि जल्दी टूट जाते हैं।
जूते हैं वो चमड़े से बनाए जाते हैं। इस प्रकार अलग अलग सामग्री अलग अलग पदार्थों से बनाते हैं। कुछ पदार्थ है वो एक से एक सामग्री बनाने के इस्तेमाल में लिए जाते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है सत्य और असत्य हमें छांटना है। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ये हमारा पहला प्रश्न है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं पत्थर अपारदर्शी है। दूसरा ख है नोटबुक में द्युति यानी चमक होती है जबकि रबड़ में नहीं होती। बिल्कुल गलत है, ठीक है। तीसरा ग है चौक जल में विलीन है। देखिए चौक है वो जल के अंदर नहीं घुलती। तीनों गलत हो गए। चौथा घ है लकड़ी का टुकड़ा जल में तैर सकता है। बिल्कुल सही बात है, लकड़ी का टुकड़ा तैर सकता है। पांचवा ड चीनी जल में विलीन नहीं होती। ये रोज बोलते हैं, बिल्कुल गलत है, चीनी जल के अंदर विलीन होती है। और छ है तेल जल के साथ मिश्रणीय है। ये भी बिल्कुल गलत है, तेल जल में नहीं मिलता, क्योंकि तेल है वो हल्का होने के कारण पानी के ऊपर आ जाता है। छठा है बालू रेत जल में निशंदित हो जाती है। निशंदित का मतलब है जब बालू रेत पानी में डाली जाती है तो नीचे बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही है, वो भारी होने का नीचे बैठ जाएगी। लास्ट है सिरका जल में विलीन हो जाता है। बिल्कुल सिरका एक जल विलेय पदार्थ है, इसलिए विलीन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पांचवा प्रश्न है कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम नीचे दिए गए हैं जिनमें हमें जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा दे रखा है। इसको इस प्रकार समूहित करो। पहला तो है कि गोल आकृति और अन्य आकृति के अंदर इसको छांटना है। तो सबसे पहले तो हम गोल आकृति है उन चीज़ों को छांटते हैं, ठीक है। देखिए बास्केटबॉल है वो गोल होती है, संतरा गोल होता है, ग्लोब गोल होता है और सेब गोल होता है। तो ये चार चीज़ें तो जाएंगी गोल। और अन्य आकृति में क्या क्या आ जाएगा? जल, चीनी, मिट्टी का घड़ा, ये क्या आ जाएगा अन्य आकृतियों में। ये तो हुआ एक समूह। दूसरा समूह कह रहा है खाद्य और अखाद्य पदार्थों के अंदर इनको चेंज कीजिए, ठीक है। देखो जल खाद्य पदार्थों की श्रेणी के अंदर आता है, संतरा खाद्य पदार्थ की श्रेणी के अंदर आता है, चीनी खाद्य पदार्थ की श्रेणी के अंदर आता है और सेब भी खाद्य पदार्थ की श्रेणी के अंदर आता है। और बाकी बचे मिट्टी का घड़ा, ग्लोब, बास्केटबॉल, ये अखाद्य वस्तुएं होंगी, ठीक है। अब अपने पास छठा प्रश्न दे रखा है जल में तैरने वाली जिन 5 वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए और जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल में तैर सकती है। देखो जल में तैरने की जहाँ तक बात है, हम कागज़ को तैरा सकते हैं, ठीक है, हम बाल को तैरा सकते हैं, हम गुब्बारे को तैरा सकते हैं, लकड़ी के गुटके को तैरा सकते हैं। तो इस प्रकार हम जल के अंदर अनेक वस्तुओं को तैरा सकते हैं। लेकिन जब उन्हीं वस्तुओं को तेल में तैराएं तो लकड़ी है, कागज़ है, ये चीज़ें तेल के अंदर नहीं तैरेंगी। लेकिन वही बाल है या गुब्बारा है तो वो तेल के अंदर तैर सकता है, बाकी वस्तुएं तेल में नहीं तैरेंगी। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। यानी हमें 4 दे रखे हैं, क, ख, ग, घ। इन चारों में हमें 4 नाम दे रखे हैं, उनमें एक नाम है वो समूह से अलग है। तो वो समूह से अलग नाम में यहाँ चयन करना है। तो यहाँ पहला है कुर्सी, पलंग, मेज़, बच्चा, अलमारी। यहाँ बच्चा बिल्कुल अलग है। कारण क्या है कि ये सारी चीज़ें हम हैं वो किससे बना सकते हैं? ये सारी चीज़ें धातु से भी बनाई जा सकती है और लकड़ी से भी बनाई जा सकती है। बच्चा बिल्कुल अलग हो गया। ख गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। या नाव अलग है क्योंकि बाकी 4 जो दिए गए हैं वो किसके नाम हैं? वो फूलों के नाम है। नाव या अलग एक वस्तु है। ग एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। यहाँ रेत अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी जो नाम दिए गए हैं वो धातुओं के नाम है और यहाँ रेत इस समूह से अलग है। घ चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। यहाँ भी रेत अलग है क्योंकि चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट यौगिक है और रेत एक मिश्रण है जो इन सब के समूह में नहीं बैठता।
इसी के साथ अपने प्रश्नोत्तर और ये लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।